नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में और ये कॉन्ट्रा फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड क्यों है और अभी के लिए इसका टाइम गया, ये क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर एसबीआई कॉन्ट्रा अब बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है और कितने साल तक इसको होल्ड करें। जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा कि एसबीआई कॉन्ट्रा को कब तक होल्ड किया जा सकता है। जब कोई इतना बड़ा ओहदा ले लेता है ना, इतनी बड़ी कोई मतलब उपाधि ले लेता है कि आप उसको एज अ फादर फिगर देख सकते हो। मुझे पता है शायद कुछ लोगों को एग्जांपल समझ ना आए, तो वो फंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटलीस्ट जो लोग समझना चाहते हैं मैं क्यों इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो वो चीज़ आराम से वीडियो के अंदर चलते हैं और समझते हैं। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा, पॉजिटिव के बारे में भी बात करूँगा। मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ एसबीआई का, ठीक है, ना ही मैं एसबीआई की स्ट्रेटजी का फ़ैन हूँ। बस कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और एक दो चीज़ें हैं जो ख़राब लगती हैं। क्योंकि देखो, जब कोई रिज़ल्ट दे रहा है ना, तो ख़राब वाली चीज़ का कोई वो नहीं होता, ठीक है, फिर तो ख़राब वाली चीज़ कोई देखता भी नहीं है। लेकिन अगर कोई रिज़ल्ट ख़राब देना शुरू कर देता है तो फिर हम वो चीज़ें ढूंढने लगते हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। तो उन अच्छाइयों को ना भूलते हुए आज हम अच्छाइयाँ याद करेंगे इनकी, और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, और कंपेयर करेंगे वन ऑफ द बेस्ट फंड से। जो लाइनअप यहाँ पे आप देखने वाले हो 4 म्यूचुअल फंड का, वो बहुत ज़बरदस्त देखने वाले हो, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे, ज़्यादा डिले नहीं करता, वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे तो मैंने एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लिया है और ये सारा का सारा ना फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक तरह से कैटेगरी एवरेज है। और उसको मैंने कंपेयर किया कि कहाँ कहाँ पे इसने ऐसा किया कि कैटेगरी एवरेज को बीट किया हो। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के ईयर्स में 4% से पीछे रह गया और इन 2 सालों में कुछ हल्का फुल्का पीछे रह गया, फिर आगे निकले। ये साल बहुत ख़राब रहे, ये 2 साल, इसको तो मैं रेड करना चाहिए था लेकिन नहीं करा मैंने। तो ये 2 साल बहुत ख़राब रहे एसबीआई कॉन्ट्रा के लिए, अगर मैं कहीं से भी एसबीआई कॉन्ट्रा को कंपेयर करूँ तो, ठीक है। तो ये चीज़ कंपैरिजन। उसके बाद अगर मैं फ्लेक्सी कैप को ऊपर जेएम फ्लेक्सी कैप आप देख सकते हैं कलर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं उस जेएम फ्लेक्सी कैप की भी बात करूं तो वो जेएम फ्लेक्सी, यहाँ पे आप देखोगे कि जेएम फ्लेक्सी कैप ने ये साल ख़राब दिया और ये साल ख़राब दिया और ये वाला जो हमने रेड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये साल इसका बहुत बढ़िया था। तो इसने भी जेएम फ्लेक्सी कैप ने भी 2 या 3 साल ही ख़राब दिए और एसबीआई कॉन्ट्रा ने भी। और लॉन्ग रन में दोनों का कंपैरिजन नहीं मैं चाहूँगा, क्योंकि मुझे स्टेबल ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है एसबीआई कॉन्ट्रा लगता है। तो एसबीआई कॉन्ट्रा ने लगातार रिटर्न्स दिए हैं, जगह जगह पे दिए हैं। और अब लास्ट में जो लोग पूछ रहे थे कि यार बहुत ख़राब जा रहा है, तो ये है वो प्रूफ कि हाँ, लास्ट क्वार्टर में रिकवरी तो हुई है। और बेटर देन पराग पारिक, बेटर देन महिंद्रा मल्टीकैप। आईसीआईसी अपॉर्चुनिटी फंड बहुत कम लोगों के पास होता है, लेकिन उतने भी कम लोगों के पास नहीं जितना महिंद्रा। इस लास्ट 1 ईयर में अच्छी खासी रिकवरी, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स इसी ने दिए हैं। लेकिन लास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 6 मंथ में किसी भी फंड ने बहुत ख़राब नहीं किया है, अपनी अपनी कैटेगरी के विजेता रहे हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे हम इनको रेशोज इस तरह से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली देखूँ तो यहाँ पे अल्फ़ा बहुत अच्छा जनरेट हुआ है और शार्पे उतना कुछ अच्छा नहीं है, सोटिनो उतना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी कंट्रोल में है। 12-13 की रेंज में होना एक आपने स्टेबल फंड को ले रखा है, जिस वजह से एसआईपी के अंदर रिटर्न्स बनने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये तो हो गई बहुत अच्छी अच्छी बातें कि इसने रिकवरी दिखाई है, उतना ख़राब भी नहीं चल रहा, लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस भी देखेंगे। लेकिन जो मुझे ख़राब चीज़ लगती है कि यार ये ना सारा का सारा 10-20% ना इसमें डाल देता है निफ्टी में। क्यों डाल रहा है भाई तू निफ्टी में? तो अलग से कुछ ले लो ना यार, तो थोड़ा सा कभी तो ले लो, एग्रेसिव हल्का सा रिस्क का तड़का तो मारो। लेकिन ये वो रिस्क का तड़का कभी मारते ही नहीं है और इसके अंदर कभी 15 कर देते हैं, कभी 17 कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग ये चलते रहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी हो सकती है अलग। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि अब हमारी वीडियोज़ में जो एनएवी आप देखते हैं वो ईटी मनी से हम उठाते थे। तो पहले ईटी मनी डायरेक्ट फंड बेचता था तो एनएवी कुछ और होती थी, अब एनएवी रेगुलर फंड्स की ये दिखाता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप डायरेक्ट की देख रहे हो, रेगुलर की देख रहे हो। रीज़न क्योंकि दोनों फंड्स में सेम ही गिरावट आनी है, सेम ही दोनों फंड में सेम ही गिरावट आनी है और सेम ही चढ़ाई होनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी के एक के अंदर 20% का डिफरेंस है, दूसरे के अंदर 10% का है, तो इतना फ़र्क नहीं होता। एक्सपेंस रेशियो का 0.5 से 1% का डिफरेंस ज़रूर होता है, मिनिमल सा। एक चीज़ और बता दूं, अब हमने ये चीज़ मैंने बोला ना अपने क्लाइंट्स को बहुत दी या कुछ दिया, तो अब लोग कहते हैं कि यार हम भी ऐसे फंड ढूंढना चाहते हैं जो विनर रहे हों। और मैंने सेक्टोरल वाली वीडियो में बताया था कि हमने कुछ ऐसे फंड्स भी अपने क्लाइंट्स को दिए जिन्होंने बहुत अच्छे खासे मतलब विनर सेक्टर्स हमने सिलेक्ट किए। और हाँ, मैंने गलतियाँ भी बताई कि 2025 में कौन सी गलती करी, 2024 में भी मैंने गलती वाली वीडियो बनाई थी, इस बार भी मैंने बनाई है। लेकिन 10 में से अगर मैं 2 बार गलत रहा हूँ तो 8 बार सही रहा।
और जिस वजह से क्लाइंट्स ने सिर्फ 25 में नहीं बोलूँगा, 25 में तो क्या ही किसी ने रिटर्न्स जनरेट किए होंगे, किसी का अच्छा पोर्टफोलियो गया होगा तो 2-4% होंगे, किसी का ख़राब गया होगा तो माइनस रिटर्न्स होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जो हमारे साथ चलते आ रहे हैं, उनके रिटर्न्स और उनकी वेल्थ हमने बना के दी है, और हम आपके लिए भी ये काम कर सकते हैं। स्पेशली उन दो लोगों के लिए, मैं ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी बात, पहले तो आपको ये चीज़ों का जवाब देना है, और सिंपल जवाब है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है? ठीक है, अगर आपको लगता है तो फिर हमारी सर्विसेज आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अब आप स्टेप 2 पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टेप 2 पे जाने से पहले एक और तरह की कैटेगरी है जिनको सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, जिनको लगता है कि हमारे पास टाइम तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब यार नॉलेज गेन करने में ही आपको अगले कुछ साल लग जाएं तो, और 15 साल का पोर्टफोलियो है, 5 साल आपने सीखने में लगा दिए, 3 साल आपने सीखने में लगा दिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि इतना सही सीखना है, तो आप गलतियां कर सकते हो। तो उन लोगों के लिए ठीक है, जिनको नॉलेज है, जिनको लगता है कि मैं म्यूचुअल फंड खुद सिलेक्ट कर सकता हूं, बस मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक अलग चीज़ है। और यहाँ स्टेप 1 हो गया, ठीक है। अब स्टेप 2 पे आ जाते हैं, और जिनको यहाँ पे आपको ये चीज़ आनी चाहिए फील कि हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे वेल्थ बनानी है। ऐसा भी नहीं है कि कई लोग तो होते हैं ना कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, छोड़ना, जितना पैसा बन रहा है बन जाए। तो आपके पास टाइम के साथ साथ आपको लगना चाहिए कि हाँ, आपको वेल्थ बनानी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम हेल्प कर सकते हैं। तो आप स्टेप 2 पे आ सकते हो। स्टेप 2 पे सिर्फ एक सिंपल सा स्टेप है कि आपको हम पे ट्रस्ट है या नहीं है, बस इतनी सी बात है। अगर आपको लगता है कि यार बिल्कुल ही नहीं ट्रस्ट, मुझे तो भाई इस बंदे को तो नॉलेज नहीं है, तो फिर हम क्या ही बात करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार ट्रस्ट है, तो फिर आप स्टेप 3 पे जा सकते हो कि आप स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि नहीं यार नॉलेज है या नहीं है, सर्विसेज काम करेंगी या नहीं करेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पे आपके लिए नंबर है, आप इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं कॉल शेड्यूल करने के लिए। हम कॉल पे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। अब आज मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, जनरली मैं इतना लेता नहीं हूँ प्रमोशन करने के लिए, तो अब वापस वीडियो में चलेंगे। और इसी बात पर आपने बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने टाइम दिया, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी दूंगा, ठीक है। अब कुछ लिया है आपसे, आपका टाइम 2-3 मिनट फालतू लिए हैं, तो कुछ देना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फंड कैटेगरी एवरेज को अपने बीट करता हुआ आया है, जो कि सबसे अच्छी बात है। बस यहाँ पे आधी कहानी खत्म हो जाती है कि भाई 2025 में इसने वो काम किया है जो मुझे चाहिए था। उसके बाद लार्ज कैप में सबसे बड़ी बात, अगर हम इसको लेते हैं तो एज अ लार्ज कैप भी ट्रीट कर सकते हो, मल्टी कैप ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लार्ज कैप है, जिसमें 61% पैसा ऑलमोस्ट डला हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप में सिर्फ और सिर्फ 11% है, और 11% के बाद इन्होंने मिड कैप में डाला हुआ है 18% के आसपास। तो ये चीज़ है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। हम आगे जाएं तो नंबर ऑफ फंड्स उतने भी कंट्रोल में नहीं है कि मैं इसको बोल दूं कि एक स्टॉक की बकेट है, और इतने भी फालतू नहीं है कि मुझे लगे कि यार बहुत स्कैटर्ड कर रखा है पोर्टफोलियो। तो 84 फंड्स काफ़ी ठीक है। टॉप 10 में टॉप 41% है, टॉप 3 में 24% है, तो जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पे नंबर्स मैनिपुलेट हो जाते हैं, जानबूझ के नहीं करते ये लोग, क्योंकि इसको ना एज अ स्टॉक काउंट कर लिया जाता है निफ्टी 50 को। तो फिर उसके अंदर तो इन्होंने 10% डाला होता है, तो वो फिर काउंट ऐसे हो जाता है कि इनका टॉप वाला, और इसी वजह से ना इनके जो रेशोज़ हैं ना वो भी मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि रेशोज़ काफ़ी सेफ़ हो जाते हैं निफ्टी 50 ऐड करने के बाद, लेकिन उतना सेफ फंड ये है नहीं। तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैंने बोला था ना 2 मिनट आपके एक्स्ट्रा लूँगा तो आपको कुछ ना कुछ तो बताऊँगा। ये मैं कह रहा हूँ SBI कॉन्ट्रा की 50 वीडियो देख लेना, किसी की भी, कोई आपको ये नहीं बताएगा वीडियो के अंदर। चलो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये वाले जो अभी ऊपर स्लाइड्स गई, इनके बाद में बात करेंगे कि इसके रेशोज़ जो हमने ऊपर देखे कि 0.9 इसका बीटा है, और हमने देखा इसका 14 पॉइंट समथिंग शायद स्टैंडर्ड डिविएशन था। तो हमें ये नंबर्स देख के लगा कि ये फंड उतना रिस्की नहीं है, इसको एज अ लार्ज कैप रखा जा सकता है, क्योंकि ये सिक्योर फंड है। लेकिन नहीं, ये गलती हम कर देते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 इसके अंदर है। निफ्टी 50 क्या करता है, इसको इस नंबर्स को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देता है, और एक्चुअल में जो इसका रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसकी वजह से एवरेज जो बनता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये एवरेज बनाने के लिए होता है, बाकी 90% इनका काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाली जगह पे चला जाता है। अभी तो फिर भी हम नहीं कह सकते 2025 में, लेकिन पहले ही इनकी स्ट्रैटेजी यही रहती थी, और जब रिटर्न्स देंगे तो भी ये स्ट्रैटेजी रहेगी। हमें कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, हम इसको एज अ स्कोर फंड ले सकते हैं। हाँ, ओके।
आपको लेना चाहिए क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क? क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको देखना होगा। ओके, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ नए फंड्स ऐड हुए हैं, अगर आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो बंधन ऐड हुआ है नया, TCS ऐड हुआ है, इस तरह के कुछ स्टॉक्स हैं जो इन्होंने ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियोज़ में, ताकि आने वाले समय में ये रिटर्न्स दे पाएँ। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।